देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। संसद के विशेष सत्र के आह्वान से लेकर इसकी शुरुआत तक खूब हो हल्ला हुआ। इस सत्र के एजेंडे को लेकर कयासों का दौर भी खूब चला। देश का नाम बदलने से लेकर समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन तक की बात हुई। विपक्ष सरकार से एजेंडा बताने की मांग करता रहा। सरकार ने जब एजेंडा बताया उसमें इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं था। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र बताया और फिर शाम होते होते कैबिनेट मीटिंग की खबर आ गई। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से कल पुराने संसद भवन को अलविदा कहा गया और आज जो है फोटो सेशन हुआ। उसके बाद आखिरी संबोधन पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी लेकर पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की यात्रा करेंगे और उनके साथ उनके पीछे पूरे सांसदों का, सभी सांसदों का काफिला मौजूद रहेगा। तो नए संसद का आज गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश और इसी को देखते हुए सभी तैयारियां जो है वहां पूरी कर ली गई है। 1:15 पर वहां सदन की कार्रवाई शुरू होगी जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी संबोधित करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का भी संबोधन होगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पे संबोधित करेंगे। तो पूरी जितनी भी पुरानी यादें थी उन सबको संजोकर आज ये जो काफिला है सभी सांसदों का, ये पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक की यात्रा करेगा। और आज इसी पुराने संसद भवन को जिसने जो आजादी के पहले 1927 में बना था, उसके बाद उसने आजादी का सफर देखा, उसके बाद पुराने संसद भवन ने गुलामी से आजादी तक का जो सफर देखा, आज उस पुराने संसद भवन को अलविदा कहने का समय आ गया है और इसी को देखते हुए आज नए संसद भवन का शुभारंभ श्री गणेश होने वाला है। आज नए संसद भवन में पहली कार्रवाई होगी, सदन की पहली कार्रवाई। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये सत्र, ये जो 5 दिवसीय विशेष सत्र है, ये भले ही समय के लिहाज से भले ही ये बहुत छोटा सत्र हो, लेकिन जिस समय ये सत्र हो रहा है उस अनुसार ये बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दे दिया कि ये जो सत्र है ये विशेष और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र होने वाला है। कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे जो अपने आप में इतिहास रच देंगे। और फिर उसके बाद कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के साथ बैठक की, मीटिंग की, तो उसमें महिला आरक्षण की बात आई। महिला आरक्षण वही मुद्दा है जब सबसे पहली बार यूपी की सरकार में ये मुद्दा उठा था। यूपी की सरकार ये बिल लाना चाहती थी लेकिन कारणवश नहीं आ पाया, बहुमत ना मिलने की वजह से, जिस वजह से आजादी के बाद से ही 75 साल लग गए इस बिल को लाने में और अब भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाने की कवायद में जुट गई है। न्यूज रूम के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आर्या, जिस तरह से अगर पुराने संसद भवन की बात करें तो सभी आजादी के पहले जब गुलामी से शुरुआत हुई और आजादी के बाद तक हमने देखा है कि किस तरह से पुराने संसद भवन ने उन सभी यादों को संजो के रखा और अब जो सफर है वो उस पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक का, किस तरह से आप इसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसे आगे बढ़ा रही है, जिस तरह से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और अब वहां आज गणेश चतुर्थी के दिन उसका श्री गणेश होने वाला है। तो नए संसद भवन का आज से शुभारंभ हो रहा है। 1:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में जो सदन की कार्रवाई होगी उसकी शुरुआत करेंगे। वहां पे ओपनिंग संबोधन देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी ओपनिंग संबोधन देंगे। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ नए संसद भवन की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए आप देख सकते हैं। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीछे सभी सांसदों का काफिला। तो ये मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लीड करते हुए पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर, जैसा कि बीजेपी के द्वारा जारी कार्यक्रम में भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जाएंगे और वहां फिर कार्रवाई की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों के काफिले के साथ में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जाते हुए, साथ ही पीछे सभी सांसदों का काफिला है, नारेबाजी हो रही है, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और ये पूरा सफर पैदल पदयात्रा के जरिए किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ले जाते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ ही सभी सांसदों का काफिला मौजूद है। और आज जिस तरह से क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान सेंट्रल हॉल में पुराने संसद भवन को अलविदा कहा गया, सारी यादें संजोकर अब नए संसद भवन में नए संकल्पों के साथ, नए विश्वास के साथ, नई आस्था के साथ और नए संकल्पों के साथ आज से नए संसद भवन की कार्रवाई शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं नए संसद भवन परिसर में और आज गणेश चतुर्थी का दिन है और आज गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद का श्री गणेश होते हुए हमारे साथ न्यूज रूम से आर्या चतुर्वेदी जुड़ चुकी हैं। आर्या, जिस तरह से आज पुराने संसद भवन को अलविदा कहा गया, सारी यादें सजो के हमने देखा किस तरह से नए संसद भवन में आज से जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि ऐतिहासिक होने वाला है ये सत्र। बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से ये 75 साल का दौर रहा है और पुरानी संसद भवन में जो सारी चीजें हुई उसको फिर से दोबारा से आज याद किया गया और उसके बाद आज नई संसद भवन का श्री गणेश होने वाला है। कुछ ही देर में ये श्री गणेश होने वाला है क्योंकि आज गणेश चतुर्दशी है और आज का दिन बेहद खास है और इसीलिए आज के दिन को चुना गया था क्योंकि एक तरफ गणेश चतुर्दशी और कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है अगर किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो उसका श्री गणेश करते हैं और यही वजह है कि देश की जो सबसे बड़ी मंदिर बोल सकते हैं कि संविधान का जो मंदिर है उसका आज श्री गणेश कुछ ही देर में होने वाला है। और रिया, जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे थे कि कई सारे बिल पेश हो सकते हैं, सरप्राइज मिल सकता है सरकार की तरफ से और उसका जो एक चर्चाओं का जो बाजार था वो गर्म था दो मुद्दों को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन और भारत वर्सेस इंडिया, जो भारत और इंडिया के नाम के बीच की जो जंग छिड़ी हुई थी विपक्ष और सत्ता पक्ष में, वो एक तरह से उसको नया मोड़ दे दिया गया है महिला आरक्षण बिल को लेकर। कल जिस हिसाब से बैठक होती है और उस बैठक के बाद से ये सामने आता है, सूत्रों के हवाले से पहले खबर आती है और उसके बाद आज क्लियर हो जाता है कि महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा और 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा राज्यसभा और लोकसभा में। रिया जी बिल्कुल आर्या, जिस तरह से आपने भी अभी कहा कि पहले ऐसा सोचा जा रहा था क्योंकि कल ही हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, उन्होंने साफ बोला था कि ये सत्र भले ही छोटा है लेकिन समय के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया था कि ये जो सत्र है, ये 5 दिवसीय विशेष सत्र, ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। और जिस तरह से आपने भी कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के साथ बैठक की और महिला आरक्षण बिल लाने की बात कही। अरे किस तरह से इस महिला आरक्षण बिल की अगर हम बात करें, क्योंकि बेहद लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी, यूपीए गवर्नमेंट जब थी तब से इसको लाने की बात चल रही थी और अब जाकर बीजेपी इसको लाने की बात कर रही है। आज हो सकता है लोकसभा में पेश भी हो जाए।
ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि एक 27 साल का लंबा दौर चला और उस 27 साल में कई बार इस बिल को पेश किया गया, कई बार इस बिल को लाने की अलग अलग सरकारों ने कोशिश की, लेकिन ये बिल ये सिर्फ विधेयक बनकर रह गया। ये बिल का रूप नहीं ले पाया, कानून का रूप नहीं ले पाया। 1996 में ये बिल को लाया जाता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं विरोध का ये एक तरह से सामना करता है। उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी इसको लाया गया। 2003 में, 2004 में, उसके बाद 2009 में भी लाया गया। 2010 में जब इसको एक नया रूप दिया जा रहा था, विधेयक को ये कह सकते हैं कि बिल का, कानून का रूप दिया जा रहा था, लेकिन ये राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया। मनमोहन की सरकार थी, उस टाइम में कई पार्टियां थी, पर राज्यसभा तक तो समर्थन मिला, लेकिन जब लोकसभा में पेश करने की बात आई, जब वहां पर पास कराने की बात आई, तो कई पार्टियों ने जो अपना हाथ है वो पीछे खींच लिया था। चाहे फिर उसमें लालू जी की बात कर लें, चाहे फिर उसमें मुलायम सिंह की जी बात कर लें, या फिर बीएसपी की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें, तो यूपीए के लिए एक बड़ा संकट भी सामने खड़ा हो गया था। अगर एक कहते हैं रिया कि किसी भी सदन में अगर कोई बिल पेश करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो उसके लिए 2/3, 1/3 का वो चाहिए होता है, समर्थन चाहिए होता है, और वो ना मिल पाना यानी कि वो सिर्फ विधेयक बनकर रह जाता, पास नहीं हो पाता। और यही वजह है रिया कि 27 साल का एक लंबा दौर चला आया और ये लगातार, इसकी पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार इस बिल की मांग करती रही है। चाहे फिर कांग्रेस हो, कांग्रेस की तरफ से लगातार, रिया आपने देखा होगा कि जब विशेष सत्र की बात की जाती है, उस टाइम भी कांग्रेस के कई कद्दावर नेता मांग करते हैं कि अगर विशेष सत्र लाया जा रहा है तो महिला आरक्षण बिल्कुल लाया जाए। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से चर्चाओं का बाजार गर्म था, विपक्ष को उम्मीद नहीं थी कि सरकार महिला आरक्षण बिल को ऐसे एकदम से लाकर और उसको पेश कर सकती है, पास करवा सकती है। तो ये सारी चीजें रही है रिया, और यही वजह है कि इस विधेयक के समर्थन में, इस बिल के समर्थन में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी है। रिया बिल्कुल आर्या, जिस तरह से अगर कहें कि 2024 से पहले महिला आरक्षण बिल की बात करना, क्योंकि लंबे समय से इसकी जो थी मांग की जा रही थी, क्या अपने आप में मोदी गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाना अचानक से, और इसको लेकर काफी ज्यादा कयास भी लगाए जा रहे थे। बार बार विपक्ष जो था सोच रहा था कि ये जो है अचानक से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और इसमें जो मुद्दों पर चर्चा होगी वो जो है बीजेपी नहीं बता रही है, सरकार नहीं बता रही है, केंद्र नहीं बता रही है। अब ऐसे में जब कल मीटिंग हुई और ये फिक्स हो गया कि महिला आरक्षण बिल लाने की बात जो है आगे बढ़ेगी, हो सकता है आज पेश भी हो जाए, ऐसे में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि जब कांग्रेस जो है या फिर जो मुख्य विपक्षी दल है वो ज्यादातर ऐसे जब विधेयक आते हैं तो बीजेपी के अगेंस्ट होती है। लेकिन ये एक ऐसा विधेयक है जिसकी मांग कांग्रेस भी कर रही है और कई सारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो पहले अपना समर्थन दे चुके हैं। ऐसे महास्ट्रोक, जैसे कि आपने बोला कि ये बीजेपी के लिए महास्ट्रोक है, तो कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ 24 के चुनाव हैं, चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार नए नए बिल और नए नए चीजें ला रही है, तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि रिया, अगर आपको बताएं कि देश में अगर महिलाओं की वोट परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 48% है, और 2009 के बाद से लगातार बीजेपी के पक्ष में महिलाओं का वोट बैंक जो है वो ज्यादा देखा गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लिए महिलाओं का जो वोट था वो ज्यादा पड़ता था। 2009 में क्या था रिया, 21% लगभग बीजेपी को वोट मिला था, लेकिन उसके बाद 2014 में 7% का सीधा जंप होता है। उसके बाद अगर 2019 की बात करते तो सीधा 36%, मतलब 36% वोट मिलता है। तो ये देखा जा रहा है, तो 48% जो वोट है, जो परसेंटेज है, वो बीजेपी के खाते में कैसे लाया जाए, तो ये उसके लिए एक बड़ा स्ट्रोक भी माना जा रहा है। क्योंकि एक तरफ से सिलेंडर के दाम कम करना, 200 रुपए कम कर देना, पहले एक तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाना और उसके बाद कम करना, तो ये भी महिलाओं के लिए एक बड़ी बात है। उज्ज्वला योजना ले लो, या फिर महिलाओं के लिए जो भी महिला सशक्तिकरण, तमाम सारे चीजें महिलाओं के लिए लाए गए, ट्रिपल तलाक बिल ले लो, तो इन चीजों को लेकर महिलाओं के वोट को साधने की कोशिश भी ये एक माने जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल से 24 का शंखनाद किया जा रहा है, 24 का रड जो है
उसको साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से G20 होती है, G20 का आयोजन किया जाता है, उसके बाद पूरे विश्व में भारत का नाम बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ महिलाओं की जो उनकी एक तरह से कि महिलाओं को जो आरक्षण देना, और कहा जा रहा है कि एक संदेश देने जैसा है कि महिलाओं के प्रति बीजेपी सरकार लगातार तत्पर बनी हुई है, लगातार एक्शन में बनी हुई है, उनका समर्थन किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, 24 के लिए प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए माना जा रहा है। रिया जी बिल्कुल आर्या, और बीजेपी को खासकर जाना ही इसलिए जाता है कि अचानक से सरप्राइज देते हैं कि मुद्दे जैसे आपने भी कहा, पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी, भारत वर्सेस इंडिया की बात चल रही थी, लेकिन अचानक से कल जो है ये जो मुद्दा उठा कि महिला आरक्षण बिल लाएगी बीजेपी, तो इसने कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक शंखनाद कह सकते हैं, या फिर एक दिशा ही मोड़ दी पूरी तरह से। साथ ही बात ये भी आ रही है आर्या कि अगर ये बिल आता है 33% महिलाओं को पार्लियामेंट में जो है आरक्षण देने का, तो क्या पार्लियामेंट की सीटों में भी इजाफा किया जाएगा, क्या बढ़ाई जाएंगी? बिल्कुल रिया, ये सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि 2027 में जब परसीमन होगा तो लगभग 180 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तो परसीमन का अभी इंतजार करना पड़ेगा, अभी 2027 तक का बहुत लंबा समय है, तो तब देखने वाली बात होगी, लेकिन ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आपने सरप्राइज की बात की कि लगातार जो बीजेपी सरकार है वो सरप्राइज देती है, चाहे फिर वो नोटबंदी हो, GST हो, तमाम सारे मुद्दे जिसको लेकर सरप्राइज देती आई, लेकिन रिया सिर्फ महिला आरक्षण बिल को लाकर ही ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि अभी सरकार कुछ और खास, कुछ और नया नहीं कर सकती है। ये भी अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी लगभग 3 दिन बचे हुए हैं सत्र के, तो इन 3 दिनों में और क्या कुछ खास हो सकता है, ये भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ महिला बिल को लेकर ही जो चर्चाएं की बाजार थी उसको रोक लगाना काफी नहीं होगा। ये अभी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ खास और भी हो सकता है, बीजेपी की जो सरकार है वो कुछ और नया ला सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अब्बास लगातार बने हुए हैं। अब्बास, जिस हिसाब से महिला आरक्षण का बिल लाया जाता है, लेकिन पहले उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन या फिर इंडिया वर्सेस भारत, जो भी नाम बदलने के, ये 2 मुद्दे ज्वलनशील बने हुए थे, चर्चाओं के बाजार में गर्म बने हुए थे, या यूं कह के चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार इस पे बहस भी हो रही थी। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लाकर जो एक टर्न दिया है बीजेपी ने, क्या लगता है कि आगे भी कुछ सरप्राइज मिल सकता है? देखिए आर्या, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि 2014 से लेकर और अभी तक जो बीजेपी की कार्यशैली रही है, अगर हम उस पर नज़र डालें, चाहे कोई भी मुद्दा आप उठा के ले लें, तो ये बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा रहा है कि वो जो भी बड़ा फैसला लेते हैं तो वो पहले से उसको कभी भी जनता के ऊपर या विपक्ष के ऊपर साबित होने नहीं देते हैं, उनके समक्ष नहीं आने देते हैं उस चीज़ को। और देखिए उसी का नतीजा, वही चीज़ें दोबारा से दोहराई जा रही हैं, क्योंकि कल तक क्या हो रहा था कि जो बात हो रही थी कि भाई मुद्दा होगा वन नेशन वन इलेक्शन, या मुद्दा हो सकता है भारत या इंडिया, और फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि महिला आरक्षण बिल, और महिला आरक्षण बिल का जो ये मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं मतलब इस बात की श्योरिटी है कि ये बीजेपी के दिमाग में था, मगर विपक्ष इस तक नहीं पहुंच सकता था, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि इस बिल की शुरुआत कांग्रेस के राज से हुई थी। यानी अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1996 PV नरसिम्हा राव की सरकार में इसको लाया गया था, मगर 2010 में ये राज्यसभा से पास हो गया था। तो कांग्रेस का ये, अगर एक तरीके से हम देखा जाए तो बिल तो कांग्रेस ही के ज़माने से चल रहा है, 2008-2010 से इस पर ज़्यादा बहस चल रही है। तो कई उसी तरीके से देखिए बयान भी आना शुरू हुए हैं बीजेपी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के। उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हमारा पहले से करा हुआ काम है और ये अभी तक इनको याद क्यों नहीं आई थी। मगर देखिए उनके दिमाग में भी ये बात नहीं रही होगी, कांग्रेस के दिमाग में भी कल से, कि अचानक से बीजेपी जो है इस मुद्दे को ला सकती है। तो और यही वजह रही अब्बास की, लगातार जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लगातार जब पता चला कि ये सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग की गई है कि अगर सत्र बुलाया गया है तो महिला आरक्षण की बात कर ली जाए। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था, जैसे कि आपने अभी बोला कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि बिल आ सकता है, और जो जिस पैंतरे पर वो खेलना चाह रहे हैं उस पैंतरे को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। देखिए कहीं ना कहीं हम इस पूरी चीज को एक तरीके से बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक और प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो विपक्ष सोच रहा है, हमने कल भी देखा था कि एक 9 मुद्दे
कांग्रेस की तरफ से कहे गए थे कि भाई इन मुद्दों पे बात की जाए, और उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाई हमने जो मुद्दे बताए थे उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन मुद्दों को इग्नोर किया गया था। मगर अचानक से फिर उसके बाद बात हुई कि भाई अगर इन मुद्दों को सरकार ने इग्नोर कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो दो मुद्दे चल रहे हैं, भारत इंडिया और वन नेशन वन इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो चीज आएगी। मगर अंत में हुआ क्या कि वही जो चीज जो कांग्रेस ने, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि कांग्रेस ने जो बात नहीं सोची थी आखिर में बीजेपी ने वही किया। और अब देखिए अब की स्थिति यह है कि इस समय कांग्रेस बिल्कुल एक तरीके से ब्लॉक हो गई है। क्यों? क्योंकि अब कुछ ना कुछ जो मुद्दा होगा, जाहिर सी बात है कि अब कुछ ना कुछ कांग्रेस को अलग सोचना पड़ेगा। और उस पर देखिए राजनीति में यही होता है, मुद्दे चलते रहते हैं, मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा। तो कांग्रेस का जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पे कांग्रेस मेन वार करना चाह रही थी बीजेपी के ऊपर, तो एक तरीके से जैसा आपने भी कहा कि बीजेपी ने उसे अपने पाले में कर लिया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि महिला आरक्षण के अलावा कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जो अभी हमारे सामने आने बाकी हैं। बिल्कुल सूजा, ये देखने वाली बात होगी कि 2024 का चुनाव है और उसके बाद लगातार एक तरफ विधेयक को लेकर महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि अगर विशेष सत्र लाया गया है तो इसमें महिला आरक्षण बिल को लाया जाए। लेकिन इसका कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है आगामी चुनाव को लेकर, ये भी बहुत बड़ी बात है और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 24 का रण के लिए बीजेपी तैयार है और इधर से नया अलायंस बना हुआ है INDIA, तो वो भी लगातार नए नए पैतरे आजमाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर बात की जाए कि महिला आरक्षण बिल और 24 का चुनाव, बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए बात आखिर में यही आती है, जिस तरीके से जो बात आपने कही कि बीजेपी को क्या फायदा होगा, यही बिल्कुल सेम बात कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी कही गई है। अभी कपिल सिब्बल का एक बयान आया है, उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाई 2014 से बीजेपी सरकार में है और 2014 से 2023 आ गया है, लगभग 10 सालों का समय अंतराल, एक लंबा समय अंतराल गुजर चुका है, क्योंकि अब सरकार जाने वाली है, यानी कि ये कार्यकाल खत्म होगा और उसके बाद 2024 में चुनाव होने हैं। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने भी यही हमला किया है कि भाई अभी 10 सालों तक आपको याद क्यों नहीं आया। मगर देखिए आखिर में बात वही आती है कि विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष की तरफ से कुछ भी हमला किया जाए, कुछ भी बोला जाए, मगर कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा सत्ता पक्ष को होना ही होना है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, तो उन्होंने इस बात को महिला सशक्तिकरण की बात की है। जब वो अपने भाषण में पुराने संसद भवन की बात कर रहे थे और उसकी यादों के बारे में आज भी बता रहे थे, तो उन्होंने इस बात को आज जिक्र किया था कि ये वही संसद भवन है, ये वही परिसर है जहां से, जिसके जरिए मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी चीज से छुटकारा मिला, राहत मिली। तो यानी कि सीधी सीधी बात है कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन गया है आखिर में आके कि जिसको हर कोई कैच करना चाह रहा है इस टाइम। आर्या बिल्कुल ये, लेकिन अब्बास, जिस हिसाब से अगर बात करें कि सोनिया गांधी ने अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बाइट दी थी, उन्होंने बोला था कि ये अपना बिल है। तो 2010 में अगर कांग्रेस चाहती तो ये बिल पास हो सकता था, ये विधेयक से बिल बन सकता था, कानून बन सकता था। लेकिन उस शायद अब्बास तुम्हें याद होगा कि वो दौर क्या था कि 2010 में 320 सांसद इनके पास थे और उसके बाद भी ये नहीं पास हो पाया। क्यों? क्योंकि जो इनके यूपीए के पार्टी दल के जो लोग थे उनका समर्थन नहीं मिल पाया, चाहे फिर वो सपा की बात हो, चाहे फिर वो टीएमसी की बात हो और चाहे फिर वो बीएसपी की बात हो। तो उनका भी एक रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कुछ लाया जाए। अगर जिस हिसाब से अभी राजनीति चल रही है, तो ये जो गेंद बीजेपी ने अपने पाले में की है, वो गेंद 2010 में कांग्रेस अपने पाले में कर सकती थी, अगर डर ना होता कि अगर हम ये बिल पास करते हैं तो ये जो विपक्ष में लोग हैं, जो टीएमसी समर्थन नहीं दे रही है, सपा समर्थन नहीं दे रही, बीएसपी समर्थन नहीं दे रही, तो अगर ये अपना समर्थन पीछे करते हैं तो सरकार गिर सकती है। देखिए अरे बात अभी भी वही है। देखिए अभी तक जो हमारी बात हुई है और जितनी चीज़ें हमने कल से अभी तक, ये कानून आने के बाद से इस कानून की बात होनी शुरू हुई है, तब से हमने जितनी प्रतिक्रियाएं देखी हैं ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि दोनों पार्टी, एक पक्ष है एक विपक्ष है, मगर इसके साथ साथ हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि जो बाकी की पार्टियां हैं
बीजेपी के साथ हैं चाहे कांग्रेस के साथ हैं, जब बात आती है किसी चीज के समर्थन की तो समर्थन सभी का जरूरी होता है। और देखिए यही वजह थी कि बीजेपी इसको कांग्रेस सरकार इसको 2010 में पास नहीं करा पाई। और देखिए 2010 के बाद ऐसा नहीं है कि 2010 के बाद ही 2010 में ये बात हुई और 2010 के बाद कांग्रेस का शासन खत्म हो गया, नहीं, 2010 के बाद लगभग 2014 तक से रहा है, 14 तक उनका शासन रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि क्या कांग्रेस उस पर उस वक्त काम नहीं कर सकती थी। तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं वो डर था, क्योंकि 2010 के बाद भी कांग्रेस के पास समय था। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई अगले साल ही चुनाव हो गया, नहीं, कांग्रेस के पास समय था और पर्याप्त समय था, उस चीज पर काम हो सकता था। मगर देखिए अभी की जो सिचुएशन है तो उसमें थोड़ा सा कांग्रेस को फायदा ये मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कांग्रेस ये चीज बोल रही है और सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ से प्रहार भी किया गया है कि भाई देखिए हमारा तो जो दौर था वो 2010 और 2014 तक हमारा तो खत्म हो गया, मगर अब बात यह है कि 2014 से और 2023 का अब अंत होने वाला है, तो बीजेपी ने इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया। 2004 में अब्बास याद होगा कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की जब उन्होंने बोला था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है ये बिल पास नहीं होने देना चाहती है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस बिल को दोबारा से लाएंगे और दोबारा से पास करवाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि 2010 में जब इस बिल के अड़ंगा लगा था तो ये भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव मनमोहन जी से मिले हुए थे, वो मीटिंग हुई थी, दो लोग, इन तीन लोगों की मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग में क्या बात हुई थी वो बात बाहर निकल के नहीं आई। और उसके बाद हुआ कि दोबारा कभी इस बिल के ऊपर चर्चा नहीं हुई। 4 साल रहे, 2014 तक बीजेपी कांग्रेस के पास टाइम रहा है, लेकिन 2010 में वो मीटिंग में क्या हुआ था वो बात निकल के नहीं आई। और ऐसा क्या बोला गया था कि दोबारा इस बिल की बात ही नहीं की गई। देखिए अब उस मीटिंग में क्या हुआ, उनके बीच क्या बात हुई, ये तो जैसा आपने भी कहा कि बाहर निकल के नहीं आया और उस बारे में हम भी नहीं बता सकते, मगर देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो ऐसी हुई है। देखिए एक बात होती है कि बिल का पास होना या ना होना, ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से उस बिल पे बात होनी चाहिए थी, चलिए पास होता नहीं होता वो एक अलग चीज है, वो सेकेंडरी चीज हो गई, बट पहली चीज क्या है कि भाई वो बिल उसको पेश हो और उस पर बात हो, उस पर चर्चा हो। तो जैसा अभी आपने भी बोला कि उसके बाद से जैसी चर्चा देखने को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक वो चर्चा भी नहीं देखने को मिली। पास होना तो उसका बहुत दूर की बात है, जिस तरीके से उस बिल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा भी नहीं हुई। तो अब देखना यह है कि देखिए अभी भी जो अभी की करंट सिचुएशन, अभी के जो हालात हैं, तो उसमें भी अभी तक वो बिल पेश नहीं हुआ है। जितनी भी बातें आ रही हैं बाहर वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं बातें, और उस पे कोई अभी एक जिसको कहते हैं कि सरकार की तरफ से उस पर ठप्पा नहीं लगा है, जो बहुत जल्दी हमें हो सकता है कि आज ही शाम से पहले हमें देखने को मिल जाए। मगर अब देखिए बात वही है कि जब सरकार की तरफ से उस पर पूरा कोई सपोर्ट नहीं है या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है तो हम भी उस पर कुछ बात नहीं कर सकते। मगर देखिए अभी की सिचुएशन ये है कि महिला आरक्षण इस समय अभी के हालात में महिला आरक्षण बिल जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और देखिए आखिर में बात वही है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही इस मुद्दे के जरिए राजनीति करना चाह रही हैं और राजनीति में आना चाह रही हैं। मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि ये गेंद किसके पाले में जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अब्बास, और 24 का चुनाव आने से पहले बीजेपी ने ये छक्का लगाया है, और ये छक्का कह सकते हैं कि जो बॉल है वो बीजेपी के पाले में आ गई, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां भी मांग करती आई हैं। लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी रूही लगातार बनी हुई है हमारे साथ। रूही, जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे थे कि स्पेशल सत्र बुलाया गया, जाहिर सी बात है मुद्दे भी स्पेशल होंगे, और जो हाइड करके रखा गया था सरकार की तरफ से ये बड़ी बात थी, क्योंकि इधर बौखलाहट मची हुई थी विपक्ष में कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, भारत और इंडिया का नाम के लेकर जो संशय बना हुआ था वो क्लियरेंस हो सकता है। शायद महिला आरक्षण पर किसी ने सोचा हो कि ये भी हो सकता है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी है रूही कि महिला आरक्षण का लाकर कहीं एक बार फिर से नहीं घुमाया गया है, दूसरा कुछ और सरप्राइज मिल सकता है सरकार की तरफ से। अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात करें तो ऐसे बड़े किस्से सामने आए हैं बीजेपी के कि लोग कयास लगाते हैं, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति होती है वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर में जब वो तस्वीर क्लियर करते हैं तो वो तस्वीर कुछ और ही होती है।
लेकिन मैं फिलहाल तो अभी आपसे एक शुरुआत वाली बात करूंगी कि आज नए संसद भवन का पहला दिन और शुरुआत हो गई है और महिलाओं की आरक्षण की बात हुई है। जो महिला को लक्ष्मी कहा जाता है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी सौगात है जो आज पीएम मोदी ने महिलाओं को दी है। और आप देख भी सकते हैं कि कैसे उन्होंने पूरी एक अपनी स्पीच पूरे सेंट्रल हॉल में ख़त्म करी, सभी सांसदों के साथ वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद एक नए संसद भवन की ओर चल पड़े और वहाँ से आज वो आगाज़ करेंगे। रही और मुद्दों की बात, जहाँ ये उठाए जा रहे थे कि कोई ऐसे 8 मुद्दे हैं जो इस बार स्पेशल सेशन के अंदर विशेष सत्र में रखे जाएंगे। महिला आरक्षण पहला हम देख रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा था और ये आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। 2010 में जब मनमोहन जी की सरकार थी तो तब ये राज्यसभा में बिल पास हो गया था, लेकिन गठबंधन की सरकार थी, बहुत सी पार्टी है, छोटे दल उनके साथ ऐसे मिले हुए थे जो इसका समर्थन नहीं दे रहे। वहाँ पर आप देखें कि उस तरफ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, तो निश्चित तौर पर ये हम एक प्रस्थान देख रहे हैं